जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को पता है, आपके लिए हमने स्टार्ट करा है अपना रामबाण बैच। ये बैच आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ये बैच एचपी पुलिस के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, पटवारी के लिए, जेल वार्डर के लिए, एचपीपीएससी द्वारा कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा हो उसके लिए ये बैच आपका काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको शून्य से शिखर तक और तैयारी सिलेक्शन तक ये हमारा मोटिव है। ठीक है। और इस बैच की ये क्लास नंबर 2 है और फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसमें आप सभी को पता है, एक ही क्लास में सारे सब्जेक्ट खल्लास मींस आपको एक ही क्लास में 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। 7 टोटल कौन कौन से आपको पढ़ाई जाएगी? सबसे पहले हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर एचपी जीके, फिर आपकी इंडियन जीके, फिर आपका आ जाएगा साइंस का सेक्शन, फिर देन रीजनिंग, फिर मैथमेटिक्स। देखिए, अगर जैसे होता है ना कि स्टूडेंट को कौन सा सेक्शन सबसे पहले देखना है, तो इसके लिए हमने आपके कमेंट बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स ऐड किए गए हैं। आपने वहां पर जाकर, जैसे आप देखोगे एचपीजी के, वहां पर लिखा होगा कि 24 मिनट 36 सेकंड, मीन्स आपको यहां पर इस टाइम स्टैम्प पर क्लिक करना है और आप सीधे आपकी वीडियो जो है वो एचपीजीके वाले सेक्शन में पहुंच जाएगी। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका थोड़ा सा टाइम बच जाता है। ठीक है। और आपको सहूलियत हो जाती है कि आप जो भी आपका मनपसंद सेक्शन है वो सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है जी। चलो, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा आपका देख सकते हो हिंदी का सेक्शन सबसे पहले लिया गया है। आप सभी को पता है, हमने ये सारे के सारे टॉपिक हमने बारो बारी इसमें पढ़ने हैं। बट हमने इस बैच में सबसे पहले वोकैब स्टार्ट करी है आप सभी के लिए। ठीक है। क्योंकि सभी को पता है कि ये तो सभी कर लेते हैं, जैसे वर्ण, शब्द, लिंग, वाक्य, शब्द, जो भी ये टॉपिक है सारे के सारे। बट आपको जो है वो वोकैब का सेक्शन आपका थोड़ा सा अधूरा रह जाता है और उसको कोई नहीं करवाता है। ठीक है। वही सेक्शन आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पहले। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और बेल आइकन ऑन किए बिना आपको बिल्कुल नहीं जाना है। चलो, सबसे पहले आप समझो, पहला टॉपिक है आपका हिंदी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अभी जैसे गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स, आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे खाना बना रहे हो, तो आप साइड में फोन रखकर इस वीडियो को सुन सकते हो, क्योंकि साथ साथ इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि आप फोन अपना साइड में रख सकते हो और वीडियो को प्ले कर सकते हो। और जो भी बोलूंगा उसे आपने सिर्फ और सिर्फ सुनना है, लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है। और बॉयज जो भी काम करते हैं, अपने खेत का काम करते हैं, मोबाइल साइड में रखिए और वीडियो को प्ले करिए। और अभी आपको वीडियो को देखने में की खास जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सुनिए, अच्छे से सुनिए। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पहला है, पहला है हमारे पास प्रतिदिन होने वाला, उसे हम कहते हैं दैनिक। ठीक है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक। नेक्स्ट, पक्ष में एक बार होने वाला पाक्षिक। क्या बोला मैंने? पाक्षिक। ठीक है। नेक्स्ट है माह में एक बार होने वाला मासिक। साल में एक बार होने वाला वार्षिक। अंत, जिसका अंत ना हो अनंत। जिसका आदि ना हो अनादि। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त। काम से ची चुराने वाला कामचोर।
अभी आपको बताना है, आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यदि आपने प्रीवियस नॉलेज का इस्तेमाल करना है, यदि आप बता सको तो आप बताओ। जो स्मरण करने योग्य हो, इसे हम क्या कहते हैं? आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस नॉलेज के अनुसार आपने ये उत्तर देना है और कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो इसका जवाब। ठीक है, समझ गए? इसको बार बार आपने सुनना है, लर्न करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी है। जितनी बार हो सके आपने वीडियो को बार बार सुनना है। चलो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपका टॉपिक है विलोम शब्द। क्या बोला मैंने? विलोम शब्द। ठीक है, पहला है शत्रु, जिसका विलोम शब्द होता है मित्र। शत्रु का मित्र, अमृत का विष, अनुराग का विराग, आलस्य स्फूर्ति, विधवा साधवा, रक्षक भक्षक, वरदान अभिशाप, सगुण निर्गुण, बंधन मुक्ति, सुलभ दुर्लभ, कृतज्ञ धन। नेक्स्ट है संक्षेप विस्तार। ठीक है जी, आपने सिर्फ और सिर्फ सुनना है, लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है, बार बार यही कहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। सभी को पता है ये सारे के सारे टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सबसे पहले वोकैब करवाई जा रही है। ठीक है जी, हमारा पर्यायवाची शब्द सबसे पहला है, ध्यान से सुनिएगा। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द, जैसे आपके इंग्लिश में टॉपिक है सिनोनियम, वैसा ही सेम ये टॉपिक होता है हिंदी में पर्यायवाची शब्द, या फिर इसे हम बोलते हैं समानार्थी शब्द। बात एक ही है। ठीक है जी, बात एक ही है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है? भगवान, प्रभु, परमेश्वर। दिन का पर्यायवाची शब्द क्या है? दिवस, बार, काल। संसार का पर्यायवाची शब्द क्या है? विश्व, जगत, दुनिया। अटल का पर्यायवाची शब्द क्या है? अड़ीक, अचल, स्थिर। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेहमान, रिश्तेदार, नातेदार। यदि आपको पहले आते हैं ना तो भी आप मुंह में बोल सकते हो। ठीक है, जैसे आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? नव, गगन, आसमान। इसके अलावा भी जो दो चार आपको आते हैं वो भी आप साथ में जोड़ सकते हो। नेक्स्ट है प्रातः का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रभात, सुबह, सवेरा। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेघ, घन, जलधर। चलो, नेक्स्ट है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शुद्ध वर्तनी। इस पूरी की क्लास में हम आपको लगभग 250 प्लस शुद्ध वर्तनी वाले शब्द करवाएंगे, और आपको ध्यान में रखना है ये शब्द आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, अभी आपको देखने की थोड़ी सी आवश्यकता है वीडियो में, यदि देखोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, सबसे पहला है उज्जवल। उज्जवल को कैसे लिखते हैं? ध्यान में रखिएगा, उज्जवल में दो आधे आधे ज आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में बार बार यही गलती की जाती है, उसमें एक आधा ज होता है, एक पूरा ज होता है। तो आपने याद रखना है इसमें दोनों जो ज हैं वो आधे आधे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कवित्री। कवित्री में एग्जामिनर क्या करता है? बी में भी, जैसे ब में भी ई की मात्रा लगा देता है, बट आपको याद रखना है ब में ई की मात्रा नहीं लगती है, कब इत्री होता है। ठीक है, कब इत्री होता है। नेक्स्ट है अहिल्या। अहिल्या कैसे लिखते हैं? अ ह और ल आधा आएगा, पूरा नहीं आएगा, आधा आएगा, फिर या। ठीक है, नेक्स्ट कमदिनी कैसे लिखते हैं? कमुदनी। ठीक है, कमुदनी कैसे लिखते हैं? क म, उसके के नीचे ऊ की मात्रा, फिर द, ए की मात्रा, नी, ई की मात्रा। ठीक है, आदिश युक्ति कैसे लिखते हैं ये देख सकते हो आप। ठीक है, अतिशयुक्ति। नेक्स्ट अंतर्ध्यान कैसे लिखते हैं? अंतर्धान कैसे लिखते हैं? अंत ध्यान कैसे लिखते हैं ये देख सकते हो। आनुषंगिक कैसे लिखते हैं ये भी देख सकते हो। ज्योत्सना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ज्योत्सना।
ठीक है, ये आपका बार बार एग्जाम में आता है। इसमें एग्जामिनर क्या करता है, क्या पेज फंसा देता है, इसमें जो स है वो भी पूरा आपको देखने को मिल सकता है। आपको ध्यान में रखना है, त भी इसमें आधा आएगा और स भी इसमें आधा आएगा। ठीक है जी, त भी इसमें आधा आएगा और स भी इसमें आधा आएगा ज्योत्सना में। ठीक है, समझ गए। चलो जी, नेक्स्ट है आपके पास नया सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है। आप देख सकते हो इंग्लिश का सेक्शन। यदि यहां पर आप टाइम स्टैंप के जरिए आप पहुंचे हो तो आपने ध्यान में रखना है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा सा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है सबसे पहले, तो ही ये सेक्शन आप देख सकते हो। चलो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, करेक्ट द स्पेलिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में आता है। देखिए, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग में इंटरेस्टिंग का स्पेलिंग क्या होता है ये देख सकते हो आप। यहां पर थोड़ी सी देखने की आवश्यकता है आपको वीडियो। ठीक है, देखो शाबाश। इंटरेस्टिंग क्या है? INTERESTING। एग्जामिनर क्या करता है आपको पजल करने के लिए, यहां पर टी के आगे ई नहीं लिखता है, यहां पर ही आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है जी, और जल्दी जल्दी ये सारी की सारी आपकी जो मिस्टेक है वो आपकी जल्दबाजी में होती हैं, सिली मिस्टेक बोलते हैं इसे। ठीक है, आप जब अच्छे से पढ़ते नहीं हो, अच्छे से पढ़ते नहीं हो और देखते नहीं हो चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट, नॉलेज कैसे लिखते हैं, एग्जामिनर आपको पजल कैसे करता है ये भी देख लो। सबसे पहले वहां पर वो डी नहीं लगाएगा इसमें। ठीक है, वहां पर वो डी नहीं लगाएगा और नॉलेज में डी यूज होता है जी के पहले। ठीक है, लॉलीपॉप, लोली में आपको याद रखना है वाई नहीं आता है, इसमें आपका आई आता है। ठीक है, वाई की जगह आई आता है। अब पैरेलल, पैरेलल के स्पेलिंग में बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं कि जो डबल एल है वो बीच में आएगा या फिर लास्ट में आएगा। तो याद रखिएगा, पैरेलल में डबल एल जो है वो बीच में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पास टाइम, पास्ट टाइम। इसमें बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि इसमें जो अलग अलग शब्द है, एक शब्द है आपका पास, पास्ट, दूसरा है टाइम। इसमें आपने याद रखना है पास टाइम कैसे लिखते हैं, इसमें डबल टी नहीं आता है, इसमें सिंगल टी आता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्स। इसमें क्या क्या कंफ्यूज होते हैं, इसमें बंदा एग्जामिनर आपको ई लगा कर देगा, तो ई नहीं लगता है, यहां पर यू लगता है। पटैटो, पटैटो में क्या कंफ्यूजन होती है, इसमें आपको एग्जामिनर जो है इसके एंड में ई लगा कर देता है। यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आपको नहीं होना है क्योंकि आपने पढ़ लिया है यहां पर। नेक्स्ट शब्द है आपका प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग में क्या है, प्रोसीडिंग में आपका डबल ई लगा कर देता है वो, सी के आगे डबल ई। तो याद रखिएगा सी के आगे एक ही ई लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन में क्या होता है, इसमें इसमें यहां पर देखना आपको, इसमें वो बंदा आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रनाउन लिख कर देगा, बट आपने याद रखना है इसमें ओ नहीं आता है, सिर्फ NUN आता है। रिसीव, ये काफी इंपॉर्टेंट है। रिसीव, रिसीव कैसे लिखते हैं, इसमें एग्जामिनर क्या करता है RECI लगाता है, बट यहां पर ही 90% हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। आपको याद रखना है सी के आगे ई आएगा फिर आई आएगा। ठीक है, यहां पर ही कंफ्यूजन होती है, आई ई आएगा या फिर ई आई आएगा, तो याद रखिएगा ई आई आएगा। नेक्स्ट है आपके पास रिकमेंड। यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि डबल सी आएगा या फिर डबल एम आएगा, तो रिकमेंड में डबल सी नहीं आता है, डबल एम आता है, एक ही सी आता है। ठीक है जी, अब आपको ये सारे के सारे कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। ठीक है, अब हमने पढ़ा तो दिया आपको, बट यहां पर बंदे कंफ्यूज रहते हैं कि इन्हें हम लर्न कैसे कर पाएंगे। देखिए, आपको क्या करना है, जैसे इंटरेस्टिंग, नॉलेज, लॉलीपॉप, पैरेलल, जितने भी सारे रिकमेंड तक आपके स्पेलिंग है
वो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार लिखने हैं कॉपी पर, देख देख कर। ठीक है, ऐसे मुंह जो नहीं लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको देख देख कर 3 बार एक एक जो स्पेलिंग है वो आपने 3 से 5 बार लिख लेने हैं। यदि आप कोई चीज लिख लेते हो तो भूलती नहीं है आपको। ठीक है जी, आपने क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूं कि आपने ये स्पेलिंग लर्न करने की ऐसे नहीं करना है कि यार नॉलेज की स्पेलिंग NOE जैसे हम बचपन में पढ़ते थे, आपको ये नहीं करना है। आपको सिंपल सा क्या करना है, आपने कॉपी पेन लेना है और कॉपी पेन लेकर एक जो स्पेलिंग है वो आपने 3 बार लिख लेना है। यही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और यही आपका लर्न करने का ट्रिक है। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो हम आपको करवाते हैं किसके साथ, रूट वर्ड के साथ। किसी के साथ, रूट वर्ड के साथ। सभी को पता है रूट वर्ड के साथ अगर हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करें तो हमारे लिए ये चीजें जो हैं वो आसान बन जाती हैं। तो आज का हमारा रूट वर्ड है लोजी। ठीक है, लोजी। यदि आपको कहीं भी किसी भी आपके सेंटेंस में लोजी वर्ड देखने को मिले तो आपने याद रखना है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, मीन्स किसी चीज का अध्ययन। ठीक है, किसी चीज का अध्ययन के सेंस में यूज होता है लोजी रूट वर्ड। ठीक है, लोजी। जैसे थायोलॉजी, थायो का मतलब होता है गॉड या फिर रिलीजन। ठीक है, तो आपको पता है लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। स्टडी ऑफ रिलीजन थायोलॉजी, स्टडी ऑफ रिलीजन थायोलॉजी। इस प्रकार के हम तोड़ तोड़ कर इन वर्ड को कर सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, स्टडी ऑफ, आप सभी को पता है लॉजी का मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ समथिंग। एंथ्रो जुड़ गया साथ में तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। समझ गए। नेक्स्ट है आपके पास मोर्फोलॉजी। नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी। नेक्स्ट है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, अब याद रखो मोर्फ, मोर्फ जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर। इसी के साथ मोर्फ से ही हम अगले 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। याद रखिएगा मोर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, मीन्स मोर्फोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। हो रहा है ना आपके लिए इजी, आ रहा है ना मजा। नेक्स्ट है एंथ्रोपोमोफिज्म। इसका मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, मोर्फो का मतलब होता है आपका स्ट्रक्चर। तो एंथ्रोपोमोर्फोफिज्म का मतलब होता है गिविंग ह्यूमन स्ट्रक्चर टू गॉड। ठीक है, मेन बात है आपने सिर्फ और सिर्फ ये वर्ड याद रखना है मोर्फ। यहां पर भी मोर्फ यूज होता है, यहां पर भी और लास्ट में भी। यहां पर भी आपको ये देखने को मिले तो आपने याद रखना है इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के सेंस में है। ठीक है, जैसे यू हम पढ़ते हैं यूलॉजी, जूलॉजी। आपने कॉलेज में देखा होगा कि बंदा जूलॉजी का स्टूडेंट है, तो इसमें क्या होता है कि जिसमें बंदा एनिमल की स्टडी करता है। ठीक है, एनिमल की स्टडी करता है। एक सब्जेक्ट होता है बॉटनी, थोड़ी सी हम आपको बायोलॉजी क्लियर कर दें, बॉटनी। ठीक है, बॉटनी, बॉटनी में क्या होता है जो आपका प्लांट्स की स्टडी करता है। ठीक है, प्लांट्स की स्टडी करता है। बायोलॉजी में दोनों होते हैं, जो एनिमल की स्टडी करते हैं और आपके प्लांट्स की स्टडी करते हैं। आज जो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखा तो इसमें क्या सीखा हमने, हमने सीखा कि लॉजी जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ समथिंग, स्टडी ऑफ समथिंग। ठीक है, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग, मोर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये सारे के सारे हमने आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो आपका नेक्स्ट 3rd लेक्चर आएगा रामबाण सीरीज का, उसमें इंग्लिश में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में सीखेंगे कि फोबिया, जहां भी आपको फोबिया दिखे तो इसका मतलब होता है फियर या फिर डिसलाइक। इसमें भी हमने जितने भी वर्ड सीखेंगे तो नेक्स्ट 3rd क्लास में हमने सीखने हैं।
समझ गए जी। चलो नेक्स्ट है आपका सिनोनियम ऑफ इंपोर्टेंट। ये क्यों आज का ये वर्ड हमने चुना है? क्योंकि क्या होता है कि हम ना इंपोर्टेंट वर्ड बार बार यूज करते हैं। सभी को पता है इंपोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जिसकी वैल्यू, जिसका सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा हो। ठीक है, इंपोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपोर्टेंट, हम बोलते हैं ना ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। आपको आज की वीडियो में सीखना है कि जो इंपोर्टेंट है उसके स्थान में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, क्या क्या और यूज कर सकते हैं। हमारा जो ये सीरीज है इसका मोटिव सभी को पता है कि हमने ज्यादा से ज्यादा जो वोकैब के वर्ड सीखने हैं। जैसे आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण या काफी महत्वपूर्ण, जिसकी वैल्यू काफी ज्यादा हो, जो काफी इंपॉर्टेंट हो। अब देखो, इसके स्थान में आप सिग्निफिकेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब भी महत्वपूर्ण होता है। फिर मेजर, बिग, क्रिटिकल, क्रूशियल, डिसीव, इसेंशियल, इंटेंसिव, ये सारे के सारे वर्ड आप इंपॉर्टेंट की जगह यूज कर सकते हो। अभी आपने कोई भी जैसे नॉर्मल लाइफ है, यदि आपने इंपॉर्टेंट बोलना है तो आप बोल सकते हो ग्रेट, इन्फ्लुएंशियल, इंपॉर्टिव, फार रीचिंग, लार्ज, मीनिंगफुल, सीरियस, इन्फ्लुएंशियल, नेसेसरी, पैरामाउंट, रिलीवेंट, फोरमोस्ट, अर्जेंट, वाइटल, बिग लीग, चीफ, कंसिडरेबल, कंपेशियस, नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग, अर्नस्ट, esteems, exceptional, exceptional, नेक्स्ट, एक्सीजेंट। ये सारे के सारे वर्ड आप इंपॉर्टेंट के स्थान पर यूज कर सकते हो। इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। इन सभी का कहीं ना कहीं मतलब होता है महत्वपूर्ण के सेंस में। ठीक है, आपने ये वर्ड बार बार सुनने हैं और आपने ये लिख भी सकते हो। ठीक है, आपको पेपर में जैसे इतने से वर्ड आपको क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि यदि आप जैसे पेपर देने जा रहे हो तो आपको ये वर्ड आ सकता है, ये वर्ड आ सकता है एस्टीम्ड। ठीक है, एस्टीम्ड का मेरे को सिनोनिम बताओ। तो आपको पता है ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये यूज होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट के सेंस में। आप जट से टिक लगा लोगे ना, इंपॉर्टेंट है ये, इसका मतलब। फिर यदि आपका कोई बोले एग्जाम में मेरे को बताओ सिनोनिम ऑफ क्रूशियल, तो वहां पर इंपॉर्टेंट होगा तो आप लगा लोगे टिक, इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। समझ गए? इतने सारे वर्ड सिखाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एंटोनियम। एंटोनियम को हम क्या क्या कर सकते हैं? जैसे सबसे पहले वर्ड है पीस। जैसे एंटोनियम में हम सीखेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं वर्ड। जैसे पीस, पीस का मतलब क्या होता है? पीस का मतलब होता है शांति, शांति। ठीक है, इसका एंटोनिम होता है शोर, नॉइस, कन्फ्लिक्ट, इरिटेशन। ठीक है, ये आपने सुनने हैं, ज्यादा आपने लर्न करने की कोशिश नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम। फ्रीडम के साथ क्या सोचते हो आप? फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता। एंटोनियम कैप्टिविटी, लाइबिलिटी, निर्भरता, या फिर रिस्ट्रेन, शाई। शाई का मतलब होता है शर्मीला, शर्मीला। ठीक है, बोल्ड, जो शर्माता नहीं है। ब्रैश, कॉन्फिडेंट, प्राउड। प्राउड का मतलब होता है गर्व। क्या मतलब होता है? गर्व। ठीक है, अशेम्ड, फ्लिश, फिर जो नेक्स्ट है कनकेव। चीप का मतलब होता है सस्ता। चीप का मतलब होता है सस्ता। महंगा, कॉस्टली, एक्सपेंसिव, एडमायरेबल। नेक्स्ट है ब्राइट, चमकीला बोल सकते हो आप। डल, डार्क, स्टूपिड। नेक्स्ट है स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब होता है सहायता या फिर मदद प्रोवाइड करना। इसके एंटोनिम होते हैं कंट्राडिक्ट, अंडरमाइन, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर और बाइज्ड। ऑनेस्ट का मतलब पता है ना आपको? ईमानदार। क्वाइट का मतलब चुप, शोर मचाना, नॉइजी, लॉर्ड, पब्लिक। सुपीरियर का मतलब होता है श्रेष्ठ, इंफीरियर, जूनियर, ब्रॉस। नेक्स्ट है होप,
होप का मतलब होता है उम्मीद। क्या मतलब होता है? उम्मीद। फेयर, डाउट, अनश्योर। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है वो ज्यादा आत्मविश्वास में है। शाई, टाइम्ड, अनकैपेबल, ये सारे के सारे इन वर्ड्स के एंटोनियम थे। एंटोनियम सभी को पता है। एंटोनियम हम विपरीत अर्थ वाले शब्द भी बोलते हैं, या फिर हम अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को हम एंटोनियम कहते हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, यदि आप यहां पर टाइम स्टैम्प की जगह जरिए पहुंचे हो तो आपने अभी के अभी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है अच्छा सा, ज्यादा से बच्चों में शेयर करना है और सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। अब हम पढ़ेंगे हिमाचल जीके। हिमाचल जीके। चलो जी, आपके सामने जितने भी प्रश्न हैं ये आपने मोबाइल साइड में रखो और आपने सुनना है सिर्फ और सिर्फ। लेट भी सकते हो, जहां कोई काम कर सकते हो। ठीक है, अब इस तरफ मोबाइल की तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ सुनना है आपको। ठीक है, मोबाइल साइड में रखकर वीडियो चलती रहेगी और सुनते रहोगे आप। पहला प्रश्न है, एग्जाम में आपको इस प्रकार से आ सकता है, 1987 में 1987 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुंदरनगर की सुमन रावत किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेगा, एथलेटिक्स। हैंग ग्लाइडिंग हिमाचल प्रदेश में कहां होती है? सभी को पता है, बीड़ बिलिंग में होती है, जो कि आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, नेक्स्ट है, 1993 में हिमाचल प्रदेश की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संसार की सबसे कम आयु वाली बाला या फिर लड़की आ सकता है का नाम बताना है आपको। माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली संसार की सबसे कम आयु वाली लड़की, उनका नाम था डिक्की डोलमा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह करा था 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय हिमाचल प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट मैदान कहां पर स्थित है? सभी को पता है, धर्मशाला में। धर्मशाला में यदि आप देखते होंगे, आईपीएल होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस निशानेबाज ने 2006 दोहा एशियाई खेलों में एक स्वर्ण और रजत पदक जीते? उनका नाम था विजय कुमार। नेक्स्ट है, शिलारू खेल मैदान हॉकी एस्ट्रोफ मैदान के लिए प्रसिद्ध किस जिले में है? शिलारू खेल मैदान हॉकी का मैदान है, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि शिलारू हॉकी खेल मैदान कहां है, तो याद रखिएगा शिमला में है। नेक्स्ट, धाविका सुमन रावत को हिमाचल प्रदेश का कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? परशुराम पुरस्कार इनको प्राप्त है। नेक्स्ट है, यह काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको पेपर में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन का देखिए, 1987 में सबसे पहले परशुराम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखिएगा, यही सुमन रावत। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतेह करा था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान 9 शब्दों वाले गोल्फ कोर्स के लिए जाना जाता है? नालदेहरा। कौन सा स्थान? नालदेहरा। नालदेहरा कहां है? शिमला में है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में हवाई खेलों का स्कूल कहां स्थापित किया जा रहा है? धेलू, मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, ग्रेट खली का क्या नाम है? पूरा नाम बताइए। हम जानते हैं ना, नहीं, ग्रेट खली, ग्रेट खली। तो इनका नाम है दिलीप सिंह राणा। दिलीप सिंह राणा। ठीक है, हरियाणा से है। हरियाणा कहां है? ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, ग्रेट खली किस खेल से जुड़े हैं? ये कुश्ती से जुड़े हैं। WWE में इनका काफी नाम था। नेक्स्ट है, डुरंड कप किस मैदान पर शुरू हुआ था? अनाडेल। कहां है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट,
निशानेबाज विजय कुमार किस जिले से संबंध रखते हैं? जे आपके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है कला राणा किस खेल से संबंधित है? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम कहां है? शिमला में है। नेक्स्ट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एचपीजी के। चौधरी चरणजीत सिंह 1864 टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे, वो कहां के थे या फिर किस जिले के थे? आपको याद रखना है वो ऊना के थे। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी ऊना के थे, समझ गए। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हमारे इंडियन जीके के क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखिएगा। यदि आप यहां पर टाइम स्टैंप की जगह पहुंचे हो, जरिए पहुंचे हो, उसके अनुसार पहुंचे हो, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। चलो, आज हम पढ़ेंगे भारतीय के ऐतिहासिक व दार्शनिक स्थल। याद रखना है आपको ये सारे के सारे, ठीक है। आपको पेपर में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। पहला है दार्शनिक स्थल, अमरनाथ गुफा कहां है? कश्मीर में है। सूर्य मंदिर जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं कहां है? कोणार्क में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में। अमेर दुर्ग जयपुर में। इमाम बाड़ा लखनऊ में। वृंदावन गार्डन मैसूर में। चिल्का लेक या फिर चिल्का झील ओडिशा में। अजंता गुफाएं औरंगाबाद। मालाबार हिल्स मुंबई में। गोमतेश्वर मंदिर श्रवण बेल गोला या फिर कर्नाटका में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा किस खुशी में बनाया था? तो जब उन्होंने गुजरात फतेह करी थी तब अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, और कहां है? फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा कहां है? सिकंदरा आगरा में। नेक्स्ट जोग प्रपात कहां है? मैसूर। शांति निकेतन कोलकाता। रणथंबोर का किला सवाई माधोपुर। अंगा खान पैलेस पुणे में। महाकाल का मंदिर उज्जैन। कुतुब मीनार दिल्ली। एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई। ताजमहल आगरा। इंडिया गेट दिल्ली में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। सांची का स्तूप कहां है? भोपाल में है। भोपाल कहां है? एमपी में। ठीक है, समझ गए। ये सारे के सारे आपने याद रखने हैं और बार बार सुनने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलो पढ़ो, सुनो, बोलना तो सब कुछ में ही है। आपने पढ़ना, पहला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश अमेरिका। विश्व का पहला लिखित संविधान वाला देश अमेरिका। अलिखित संविधान वाला देश ब्रिटेन। भारत का संविधान कौन सा है? लिखित। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश भारत। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान वाला देश अमेरिका। ये क्वेश्चन बार बार आते हैं तो ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक 1895 में। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार से मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस। ठीक है, सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट है किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था? तो क्लेमेंट एटली ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा। ये थे आज के जीके के क्वेश्चंस।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइंस के क्वेश्चंस। यदि आप यहां पर टाइम स्टैम्प्स की जरिए पहुंचे हो तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलो, आपकी ही मांग थी कि हमें साइंस के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके हिंदी में प्रोवाइड किए जाएं। आपके लिए आज हिंदी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत आपके 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मीन्स मोटा मोटा ये है कि आपका जो खाना है वो छोटी आंत में पचता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से आरंभ होती है? तो आपके माउथ से, मुख से आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो नाम था इनका हार्वे, विलियम हार्वे। नेक्स्ट, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है, हार्ट से है। पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट, गति मेकर संबंध इस प्रकार से भी आ सकता है, पेस मेकर या फिर गति प्रेरक। गति प्रेरक का संबंध किससे है? ये भी हृदय से है। पेस मेकर बोल लो या फिर गति प्रेरक बोल लो, क्वेश्चन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन एक ही है। पेस मेकर बोल लो या फिर गति प्रेरक बोल लो, क्वेश्चन दोनों में आ सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर सही में रहेगा हृदय, चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है, किनकी भित्तियों पर हृदय द्वारा ढाले गए दाब को रक्त दाब, ब्लड प्रेशर कहते हैं? धमनियां। नेक्स्ट है, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? ब्लड प्रेशर घटता है सोते समय। नेक्स्ट, मानव रुद्र, मानव जो ह्यूमन ब्लड होता है इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड 7.4, 7.4। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा, प्लाज्मा में पानी होता है 80 से 85%। 80 से 85% प्लाज्मा में पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है, पारसेक आपका इकाई किसका है? धुरी का। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति प्लस प्लस का, या फिर हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, ल्यूमिनस फ्लक्स। नेक्स्ट है, गेहूं बोने का प्रयुक्त मौसम कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर। नेक्स्ट, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं। विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? ट्रिपल स्टार से मार्क कर लीजिएगा। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति से होता है? तो एक एलिमेंट होता है टाइटेनी फेरस, टाइटेनी फेरस, मैग्नेटाइट और ह्यूमस, इसके कारण जो काली मिट्टी का काला रंग होता है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में अधिक समय तक आर्द्रता बनाए रखने की क्षमता होती है? ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी में ज्यादा समय तक, अधिक समय तक आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बनाए रखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। याद रखना है आपको, जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं आपको सिर्फ और सिर्फ बार बार सुनने की कोशिश करनी है, लर्न कभी नहीं करना है। नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है आपका रीजनिंग का सेक्शन। यदि आप यहां पर टाइम स्टैम्प्स की जगह पहुंचे हो, जरिए पहुंचे हो, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आपको। हमारा टॉपिक है आपके सामने, टॉपिक का नाम है एनालॉगी, ठीक है, एनालॉगी। इसमें क्या होता है?
इसमें आपको दो वर्ड आपके सामने दिए गए होते हैं, इनमें कोई ना कोई रिलेशन होता है, और जो आपका फाइंड आउट करने के लिए बोला होता है उसमें जो अगला वर्ड आएगा उसमें भी जो इन दोनों में रिलेशन है वही सेम वाला रिलेशन है अगले जो आने वाला चौथा वर्ड है उसमें होगा। ठीक है, यही आपका एनालॉगी का टॉपिक है और आपको देखना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे भोपाल का संबंध मध्य प्रदेश से है, भुवनेश्वर का संबंध किससे होगा? काफी आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। उसी प्रकार से भुवनेश्वर किसकी राजधानी है? तो भुवनेश्वर हमारी उड़ीसा की राजधानी है। नेक्स्ट, जैसे 2 6 से संबंधित और 6 13 से है, ये बन गई एक सीरीज। ठीक है, वैसे ही अगला कार्यक्रम क्या होगा? वैसे ही अगला क्या होगा? यहां पर 2 आएगा, यहां पर 2 भी है। ठीक है, यहां पर 2 है। चलो, यहां पर इंटेरोगेटिव नहीं था, यहां पर 2 था। ठीक है, इसका जो अगला 3 आएगा वो तीसरा मेंबर आएगा इसमें, इस सीरीज में। वो क्या आएगा जल्दी से बताइएगा। अब देखिए, आपने जवाब तो दे दिया होगा। अब देखिए यहां पर जैसे ये है 2 6 और 13, इसमें इन दोनों में क्या है? 2 × 6 प्लस 1 करो, 12 × 1 = 13 आ गया तीसरा मेंबर। जैसे ये है 11 और 2, तीसरा मेंबर कैसे आया? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और +1 करो। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, +1 कर दिया, क्योंकि यहां पर भी +1 करना था, तो अगले में भी आपको बताया कि जो प्रीवियस रिलेशन होगा वो ही होगा, आगे आपका चलेगा। जैसे 22 + 1 23, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास, जैसे ये है RAGS संबंधित है QYDO से, वैसे ही आपका DREG किससे संबंधित होगा? ठीक है, जल्दी से निकालने की कोशिश करें। जैसे RAGS किससे संबंधित है? QYDO से। ठीक है, O से संबंधित है। अब देखिए, जैसे आप इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए। जैसे पूरी ABCD लिख दी आपने, ठीक है, MNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए R और Q में क्या रिलेशन है, मैं भी आपके साथ साथ सोल्व कर रहा हूं। R और Q, R-1 Q आ गया। फिर A और Y में क्या रिलेशन है? 1 2, R A और Y में -2 का रिलेशन है। अब J है आपका G, और आपका नेक्स्ट है D। नेक्स्ट है D, ये कैसे संबंध हुए? 1 ये 2 और 3, ये सीरीज चल रही है। -2 -3 आ जाएगा -4, -4 एक बार चेक कर लेते हैं। S और 1 2 3 4 -4 ही। ठीक है, वैसे ही आपको अब पता चल गया कि DRG -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से कहानी चल रही है। तो C आएगा सबसे पहले, R-2 1 2, P आएगा CP, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से हम निकालते हैं, तो याद रखिएगा हमने इस प्रकार से निकाल लिया है। अब देखिए, जैसे रूस संबंध रखता है मेक्सिको से, वैसे ही जर्मनी किससे संबंध रखता है? जल्दी से जवाब दें। आप सभी को पता है रूस की राजधानी है मेक्सिको। अब जर्मनी की क्या राजधानी है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। नेक्स्ट, जैसे बाइबल संबंध है ईसाई से, कुरान किससे संबंधित होगी? बाइबल संबंध है ईसाई से, कुरान किससे संबंधित होगी? आप सभी को पता है ईसाई धर्म में पवित्र ग्रंथ है बाइबल, उसी प्रकार से कुरान किसका पवित्र धर्म ग्रंथ है? तो याद रखिएगा कुरान जो है वो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन, बिल्ली करती है म्याऊ,
ठीक है, मियाऊ। वैसे ही घोड़ा क्या करता है, घोड़ा हिन हिनाता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आपने बताना है न्यायालय न्याय से संबंधित है, वैसे ही सेम रिलेशन और इन चारों ऑप्शन में किसका है। न्यायालय में मिलता है न्याय, न्यायालय में मिलता है, या फिर न्यायालय में होता है न्याय, अस्पताल में होता है उपचार। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फूल, फूल से बनती है माला, वैसे ही ये रिलेशन आपका किससे संबंधित है। फूल से बनती है माला, ईंट से बनता है घर, सेम रिलेशन है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। गैरेज का संबंधित है मोटर कार से, वैसे ही किसका किससे संबंधित है। देखिए, गैरेज सभी को पता है जहां पर आपकी मोटर कारें लगती हैं या फिर गाड़ियां लगती हैं। ठीक है, गैरेज में लगती है मोटर कार, अस, अस्थफल में लगता है आपका घोड़ा, अस्थफल में लगता है घोड़ा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो यहां पर राजा का संबंध है रानी से, घोड़े का किससे संबंधित होगा। काफी इंपॉर्टेंट है, आपने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है, वहां पर लिखना है रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन ए बी सी डी, वहां पर देखना है कौन सा करेक्ट होगा। काफी आसान क्वेश्चन है, स्त्रीलिंग वाला क्वेश्चन है, टॉपिक है स्त्रीलिंग जो आप हिंदी में पढ़ते हो। राजा रानी घोड़ा क्या होगा, ये आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख देना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट चल रहा है अभी आपका लास्ट, मैथमेटिक्स। यदि आप यहां पर टाइम स्टैम्प्स की जगह पहुंचे, जरा ये पहुंचे हो, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आते ही मालूम पड़ जाए। चलो देखिए, मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस के, लाभ हानि के फॉर्मूलों को। आपने आज सिर्फ और सिर्फ ये 15 फॉर्मूले आपके सामने हैं, ये आपने लर्न करने हैं और कुछ नहीं काम है आपका। सिर्फ और सिर्फ आज आपने और कुछ नहीं, ये फॉर्मूले लर्न करके आने हैं। भविष्य में आपको ये क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉफिट और लॉस। यहां पर बेसिक सा हम बता देते हैं आपको। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ और लॉस का मतलब होता है हानि। ठीक है, लाभ और हानि। जैसे यहां पर लिखा है, यहां पर देखिए, यहां पर आपने मोस्ट ऑफ द देखा होगा, जैसे पी लिखा है, पी का मतलब है यहां पर प्रॉफिट, जिसे हम लाभ बोलते हैं। यहां पर एल लिखा है, एल स्टैंड्स फॉर लॉस, जिसे हम बोलते हैं हानि, जिसे हम बोलते हैं हानि। प्रॉफिट का मतलब लाभ। ठीक है, और आप देख रहे होंगे एसपी, एसपी, एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या बोला मैंने, सेलिंग प्राइस। वैसे ही सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस तब लगता है जब आप कोई भी चीज खरीदते हो। मान के चलो, एग्जांपल के साथ समझो, जैसे आप दुकान में गए और आपने पेन खरीदा। ठीक है, आप दुकान पर गए और आपने एक पेन खरीदा। ठीक है, आपने एक पेन खरीदा। देखिए, पेन की जो आपने खरीदा ना, वो कीमत जो है वो आपकी कहलाएगी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका दोस्त बोलता है यार ये पेन मेरे को दे दे। ठीक है, अब वही पेन आपने, सेम पेन अपने दोस्त को बेच दिया, वही कहलाएगा आपका सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य। ठीक है, जिसमें आपने बेचा है। अब यहां से ही कंसेप्ट क्लियर करो कि कब आपको प्रॉफिट होगा और कब आपको लॉस होगा। देखिए, कॉस्ट प्राइस कब है, कॉस्ट प्राइस आपको पता है, आपने पेन लिया 10 रुपए का। ठीक है, आपने मैक्स राइटर पेन लिया 10 रुपए का और अपने दोस्त को आपने बेच दिया 5 रुपए का। अब मेरे को बताओ
कि आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। अब आप मेरे को बताओ कि आपको लॉस हुआ है या फिर प्रॉफिट हुआ है। तो याद रखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला यही है। यहां पर देखिए, ऊपर देखिए, ऊपर देखिए, प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट तब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। लॉस कब होगा? जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा। अब इसमें क्या है, अपना सेलिंग प्राइस यहां पर रखो। सेलिंग प्राइस क्या है? 5। कॉस्ट प्राइस क्या है? 10। बेसिक सब बता रहा हूं, जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे ना, क्योंकि हमारे पास आर्ट्स के स्टूडेंट भी होंगे, कॉमर्स के स्टूडेंट भी होंगे, साइंस के नहीं होंगे, ठीक है। उनके लिए बता रहा हूं मैं। देखिए, कोस्ट प्राइस क्या है? अब देखिए क्या होता है, ये तो करना आता है ना आपको, ये वाला, जैसे ग्रेटर देन और लेस देन। इसमें मुंह उस तरफ खुलता है जिस जो बड़ा होता है, ठीक है। ये आप मान के चलो, जैसे आर्ट्स और कॉमर्स के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए ये आप मान सकते हो, ये किसी का मुंह है, ठीक है। ये आपका माउथ है, किसी का माउथ है। माउथ है तो यहां पर मान के चलो, यहां पर है 5 लड्डू रखे हैं और यहां पर रखे हैं 2 लड्डू, ठीक है। अब आप कहां पर किस तरफ मुंह खोलोगे? जहां ज्यादा होंगे, ठीक है। मीन्स आपने इतना याद रखना है, जो यहां जिस डायरेक्शन में इसका मुंह खुला है ना, तो वो बड़ा है, क्योंकि आप बड़े की तरफ ज्यादा जाते हो। यदि इसकी पीठ है, ये मान के चलो इसकी पीठ है, कि इसकी पीठ है जो छोटा है, उसकी तरफ पीठ है, वैसे ही कोस्ट प्राइस बड़ा है। बड़ा कोस्ट प्राइस क्या है? यहां पर 10 और 5। मींस आपको यहां पर जब आपने 10 रुपए का पेन खरीदा और 5 रुपए में बेचा, तो आपको यहां पर लॉस उठाना पड़ी, हानि उठानी पड़ी। समझ गए? बेसिक सा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ज्यादा हम डीप नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारे पास साइंस के स्टूडेंट भी होते हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट भी होते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट भी होते हैं। समझ गए? कहानी पता चल गई क्या थी? और यही फार्मूले आपने कल लर्न करके आना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपने लर्न करने हैं अच्छे से। यहां पर आपने पहला फार्मूला पता लग गया, प्रॉफिट कब होगा? जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, तब आपका प्रॉफिट होगा। मान के चलो आपने 10 रुपए का पेन खरीदा और आप 20 रुपए में बेच देते हो, तब आपको प्रॉफिट हुआ, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस बढ़ गया है अब। इसी प्रकार से जब भी आपको प्रश्न निकालने जाए एग्जाम में, कि आपने निकालना है पी की वैल्यू, मींस प्रॉफिट निकालना है, तो सिंपल कि आपने सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में माइनस करना है। इसी प्रकार से आपने हानि निकालनी है, लॉस लॉस निकालना है, तो आपने सीपी माइनस एसपी कर देना है। फिर आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का सिंपल सा फार्मूला ये है, पी अपॉन सीपी। आप देख सकते हो, पी अपॉन सीपी इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। इसी प्रकार से लॉस परसेंटेज का फार्मूला देख सकते हो। फिर आपने एसपी फाइंड आउट करना है जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हो, फिर आपने लॉस परसेंटेज आप सॉरी कॉस्ट प्राइस दिया हो। इसके साथ आपने एसपी कैसे निकालना है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालना है। फिर जब आपको लॉस परसेंटेज दिया हो, तब आपने एसपी कैसे निकालना है। जब आपके आपने जब आपके पास एसपी हो और पी परसेंटेज हो, तब आपने लॉस परसेंटेज सॉरी कॉस्ट पर प्राइस कैसे निकालना है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपने बार बार लिखने हैं, और आज का सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव रहने वाला है आपके लिए, कि आपने लर्न करना है इन फॉर्मूले को, ठीक है। लर्न करना है और समझ लेना है, सारे के सारे फॉर्मूले होने चाहिए आपको लर्न, ठीक है, कल तक। नेक्स्ट है 9th फॉर्मूला है आपका डिस्काउंट, इसे हम बोलते हैं घाटा, ठीक है। एमपी क्या है? मार्केट प्राइस। एसपी क्या है? सेलिंग प्राइस, ठीक है। समझ गए? जब आपने सेलिंग प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस आपने यहां पर वैल्यू पुट करनी है, और डिस्काउंट की यहां वैल्यू पुट करनी है।
ये क्वेश्चन आपके 10वां 11वां 12वां ये क्वेश्चन सीधे सीधे पुट होते हैं। ये आपको ट्रिक है, ये आपके सामने ट्रिक है, ठीक है। 10 फार्मूले हैं, ये सारे के सारे ऊपर फार्मूले हैं, ये नीचे 10 से आगे 11 से लेकर 15 तक आपकी ट्रिक्स है, ठीक है। ट्रिक्स क्या है? जिस क्वेश्चन में भी आपने प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इक्वल देख लिया तो आपने ये याद रखना है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमेशा और हमेशा लॉस होता है, उसमें लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो पी स्क्वायर अपॉन 100 यही होगा उसमें। जब क्वेश्चन ऐसा है व्हेन द प्रॉफिट x% हुआ लॉस x% हुआ, तब आपको नेट प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो आपको इस प्रकार से फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस के ट्रिक हैं, धीरे धीरे आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा, ठीक है। समझ गए? मेन बात है कि आपने आज की वीडियो में ये 10 फॉर्मूले 1 से लेकर 10 फॉर्मूले सारे के सारे लर्न करने हैं, क्योंकि जब भी आप प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन करोगे या फिर कोई भी आपका 3rd क्लास 3 का एग्जाम हो या फिर पुलिस का एग्जाम हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो या फिर कोई भी अन्य एग्जाम हो, तो वहां पर आपको हमेशा और हमेशा ध्यान में रखना है प्रॉफिट लॉस का या फिर लाभ और हानि का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप मेहरबानी करके 1 से लेकर 10 तक फॉर्मूले लर्न कर लें। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। यदि आप ये क्वेश्चंस के फॉर्मूले लर्न कर पाओगे तो कोई भी बुक पकड़ लो, आप बेसिक क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के सॉल्व कर पाओगे। धीरे धीरे हम आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करवा देंगे। अब भी आपको ये मोटिव रखना है कि आपने 10 फॉर्मूले लर्न करने हैं। लर्न कैसे हो सकते हैं? आपने चीजें यहाँ पर हम आपको समझा दी गई हैं, यहाँ पर जो बेसिक हैं इस चैप्टर के, यहाँ पर देखिए बेसिक आपको समझा दिए गए हैं। आपने ये लिख लिख कर अच्छे से लर्न कर लेने हैं। एक फार्मूले को 5 से 10 बार लिखो और जो समझ में नहीं आता है वो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है मेरे को। समझ गए? और आपको ये क्लास कैसी लगी रेटिंग दीजिए, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जो भी ब्रिलियंट आपने रेटिंग देख सकते हो आप, ठीक है। अगर और कोई चेंजेस करना है रामबाण बैच में, अगर और कोई ब्रिलियंट आइडिया आपके दिमाग में है वो भी आपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि आपके आइडियाज हमेशा और हमेशा हमारे लिए वैल्यूएबल रहते हैं, क्योंकि आपके लिए ही कंटेंट रेडी होता है। ये यूट्यूब के अलावा हम 4 सोशल मीडिया हैंडल्स पर और भी हैं, जैसे हो गया हमारा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। इन तीनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा सा वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहां पर मिलता रहेगा। यदि आपको इस क्लासेस में और कोई कंटेंट की चेंजेस करने हैं वो आपने अपने अपने विचार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।